हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उसके 4 पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द टुडेज टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, या केवल गुण भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, क्या होते हैं? पहले तो अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में सोचते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं। अणुसंख्य गुणधर्म उसे बोलते हैं कि जब किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन या भार में उपस्थित विलेय यानी जो सॉल्यूट है के कणों की संख्या पर या फिर उसके मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ particles or moles of a solute present in the certain या फिर constant volume और mass of a solution or on the mole fraction of solute in solution are called a colligative property। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म वो हो गया सीधा सीधा कि जिसमें जो विलेय घोला जा रहा है, ठीक है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है यानी अणुओं की संख्या है, उस पे सीधे सीधे डिपेंड करेगा। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी जो अणुसंख्य गुणधर्म है सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिलेट कर रहा है तो इसलिए हम इसे ये कंडीशन नहीं बता सकते कि अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट के, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है, जो डिसॉल्व हुआ है, या उसके मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी किसी भी विलेय की बात करें तो विलेय का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अणुसंख्य गुणधर्म। क्लियर हो गया कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? कि अणुसंख्य गुणधर्म वो होते हैं कि किसी भी भौतिक परिस्थिति में किसी भी विलयन का ऐसा भौतिक गुण कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में जिसमें कांस्टेंट होना चाहिए वॉल्यूम या फिर उसका जो वेट है, भार है, में जो सॉल्यूट होगा उसके यानी विलेय जो होगा उसके कणों की संख्या पर जो निर्भर करती है प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टी कहलाती है अणुसंख्य गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और या फिर आप कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन पर जो डिपेंड करती है उसके, वो भी कहलाती है अणुसंख्य गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑल 4 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो समझते हैं इसे भी। 4 प्रकार की होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्य गुणधर्म निम्न 4 प्रकार का होता है। पहला वाष्प दाब का अवनमन, या कई जगह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी लिखा रहता है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे हमने लिखा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट। ठीक, उसके बाद सेकंड आपके पास क्वथनांक का उन्नयन, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बढ़ जाता है। थर्ड है हिमांक का अवनमन, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है आपके पास परासरण दाब, यानी ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक, तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए शुरू करते हैं पहले के। फर्स्ट है आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन। थोड़ा समझेंगे। किसी विलायक में कोई वाष्पशील पदार्थ मिलाने पर यानी घोलने पर उसका वाष्प दाब क्या होता है? वो कम हो जाता है। किसी भी देखिए सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया जाएगा। तो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट रखा हुआ है उस पर हमने क्या करा? सॉल्यूट मिला दिया, यानी विलायक है उसमें हमने विलेय मिला दिया। लेकिन विलेय हम कौन सा मिला रहे हैं? नॉन वोलेटाइल, यानी अवाष्पशील, यानी जिसकी वाष्प नहीं बनेगी, यानी जिसमें इवेपोरेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा जब हम उसमें डालते हैं तो वाष्प दाब का क्या में कमी आ जाती है, यानी वाष्प दाब कम होता है। तो जो ये कमी आई है इसी को तो डिप्रेशन बोलेंगे या लोअरिंग बोलेंगे। ठीक है, इसी को अवनमन कहा जाता है। तो यही कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीजेज। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं इसकी कि ये लो क्यों हुआ।
देखिए, एक चीज़ पहले आप लोग बताइएगा या समझिएगा कि वाष्पन क्या होता है, यानी वेपोरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन क्या होता है। कि जो सतह से क्या होता है, सतह से यानी किसी सरफेस से जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है, ये गैसीय मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और बदल जाता है, वाष्पन कहलाता है। यानी कुल मिला के वाष्पन पृष्ठ यानी सतह पर होने वाली घटना है, यानी इज अ सरफेस फिनोमेना है। ठीक, या वाष्प दाब द्रव के अणुओं का द्रव के पृष्ठ से हटने की गति पर निर्भर करता है। यानी जो वेपर प्रेशर होता है वो द्रव के अणुओं का द्रव के पृष्ठ यानी पानी के जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका जो सरफेस होता है वाटर का यानी लिक्विड का, उस सरफेस से हटके जो मोशन करेंगे उस पर निर्भर करता है। कितनी तेज मोशन करते हैं उतनी तेज वेपोरेट होगा। ठीक, यानी विलयनों में उनके पृष्ठ पर विलय के अणु भी उपस्थित होते हैं। अब जाहिर सी बात है, विलयन जो है, विलयनों में कौन कौन से पृष्ठ क्या क्या होंगे, विलयन में विलय भी तो होंगे, विलायक भी तो होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, तो विलय के अणु भी उपस्थित होते हैं जो हमने घोला है, कौन सा, अवाष्पशील। ठीक है, जिससे द्रव पृष्ठ का कुछ भाग अवाष्पशील विलय के अणुओं से ढक लिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल घोला है तो वो उससे क्या करता है, उस पानी का जो वेपोरेट हो रहा था उसको वो विलय के जो नॉन वेपोराइड थे, नॉन वोलेटाइल बोल दो या नॉन, जिसमें वेपोरेशन नहीं होता है, उसके अणुओं से वो ढक लिया गया। जितने ज़्यादा अणु उससे ढके जाएंगे उसका क्या होता है, वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट नहीं हो पाते हैं। यानी देखिए, विलय के अणु आपको पता है वाष्पशील होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अवाष्पशील घोला है। ठीक है, तो विलयन की सतह में अवाष्पशील विलयों के अणुओं की उपस्थिति के कारण विलयन की सतह से जो वाष्पित होने वाले अणु है, यानी उस सरफेस से, कौन से सरफेस से, जो सॉल्यूशन की जो सरफेस है, ठीक, उससे जो वेपोरेट होने वाले मॉलिक्यूल थे, किसके, सॉल्यूट के, जो वेपर होने वाले मॉलिक्यूल थे, उनकी जो नंबर होगी वो क्या होगी, पहले की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि वो काफ़ी ढक चुके हैं, किससे, नॉन वोलेटाइल से। ठीक है, इससे फलस्वरूप यानी एज ए रिजल्ट क्या होगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, यानी जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसकी तुलना में जो अब विलयन बचा है उसका वाष्प दाब क्या होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि उतना प्रेशर नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि अब बाकी तो ढक दिया जा चुका है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब किसी विलायक में को जब हम विलयन में परिवर्तित करते हैं, यानी सॉल्वेंट को जब सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या घोल के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोल के, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ये इसका स्पष्टीकरण था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा और आगे, इसको डेरिवेट करते हैं जरा। अब आपके पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तथा राउल्ट का नियम, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मैंने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक आता है, और अगर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये आएगी अगर पेपर में, तो यही पूछा जाता है ज़्यादातर। थ्योरी तो आपको मैंने बता दी, थ्योरी आप वो लिखेंगे, लेकिन डेरिवेट ये करने के लिए आता है। ठीक है, क्या होता है समझ लेते हैं। ए को अगर हम सॉल्वेंट मानते हैं, बी को सॉल्यूट मानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आपको पता है P इक्वल्स टू पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, या फिर आप जैसे P, तो ये हो जाएगा आपका P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स से। ठीक है, हमने कहा P को हमने कि पी ए लिख दिया केवल। ठीक है, तो पी ए इक्वल्स टू आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आप इक्वल आता है और एक साथ में कॉन्स्टेंट जुड़ता है, तो K एक्स ए इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। ठीक, फॉर प्योर सॉल्वेंट, अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें यानी शुद्ध विलायक की बात करें, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, इस वाले को। उसके बाद हमने कहा कि प्योर सॉल्वेंट के लिए आपको पता है जो पी ए होता है यानी पार्शियल प्रेशर होता है, जो वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, वो पी नॉट ए हो जाएगा, कब, जब प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, और एक्स ए जो होता है वो 1 हो जाएगा। प्योर के लिए हमेशा 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पी ए की जगह रख देंगे पी नॉट ए, के ऐसे ही रहेगा, और एक्स ए की जगह 1, यानी के सीधे सीधे किसके हो जाएगा, पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही के पी नॉट ए के इक्वल हुआ तो हमें देखिए क्या देखने को मिलता है। अब हमें ये इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो ये के की वैल्यू हम पी ए रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इक्वेशन नंबर 3। अब
इफ एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ए हमने कहा सॉल्वेंट ए को माना है, चलिए तो बी ये हो जाएगा सॉल्यूट के लिए हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ए को हमने सॉल्वेंट माना है, बी सॉल्यूट मान रखा है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू ऑलवेज बी 1, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, पुट इन इक्वेशन नंबर 3. What is equation number 3? That is a PA equals to P naught A into XA. Okay. Now put the value of XA. Then PA equals to P naught A 1 minus XB and multiply कर देंगे P naught A के अंदर, तो यह आ जाएगा PA equals to P naught A minus P naught A XB. ओके, तो ये हो जाएगा आपका P naught A minus PA equals to P naught A XB. क्यों? क्योंकि इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले आए इधर, और हमने उसके बाद इसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है इधर उधर, ठीक है। अब आ जाइए, अब हमें जो मिलता है उसे देखते हैं। देखिए अब हमें क्या मिला यहाँ से, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी। इसका क्या मतलब हो गया सीधे सीधे, देखिए पी नॉट ए माइनस पी ए यानी प्योर सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर था उसमें से जो दूसरा है जो प्योर नहीं है उस सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर वो घटा के जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम प्योर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर से डिवाइड भी कर दें तो जो वैल्यू आती है वो मोल फ्रैक्शन के बराबर आती है। वेयर पी नॉट ए एंड पी ए इक्वल्स टू है माइनस पी ए इक्वल्स टू हमारे पास लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अवनमन, और जैसे ही हम इसमें पी नॉट ए से डिवाइड भी करते हैं तो ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका, इसको हम अगर हम थ्योरिकल बोलें तो क्या बोलेंगे कि द फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी ये जो अभी अभी हमने निकाला एक्स बी इसके बराबर होता है। और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, और एन यहाँ पे क्या है, एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल एन है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूट की बात करें तो इसलिए एन आ जाएगा स्मॉल और नीचे तो क्या है टोटल सम रहेगा, ठीक। ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। और एक थोड़ा सा और इसे आगे करते हैं, देखिएगा हमें मालूम है क्योंकि पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन है, ठीक। एक चीज़ और, एन क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, द गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी कंपोनेंट, किसी की बात करेंगे उसका गिवन मास दिया हो और एटॉमिक मास से अगर उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, ठीक। वैसे कैपिटल एन की बात करेंगे तो ये दोनों डिजिट भी हम कैपिटल में लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल एन की जगह हमने यहाँ रख देंगे डब्लू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, यहाँ पे भी स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। ये एक रिलेशन हो जाएगा जो आने वाले जो हमारी न्यूमेरिकल होंगे इससे रिलेटेड उसमें जो यूज किया जाएगा। अब एक कंडीशन आती है यहाँ पे कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर उसमें पानी या लिक्विड जो है, कौन सा लिक्विड जिसे हम सॉल्यूट बोलेंगे वो ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा है, वो कम है, और जो उसका सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है यानी डाइल्यूट है। डाइल्यूट का सीधा सीधा मतलब हो गया पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा है, कम घुला हुआ है कोई, ठीक। तो तनु विलयन कहते हैं उसे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, यानी उसमें दोनों कंपोनेंट्स के जो मोल्स होंगे उसकी जगह केवल हम किसके सॉल्वेंट के मोल को ले लेंगे, यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम केवल कैपिटल एन लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में एन प्लस एन की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल एन रख देंगे। तो नाउ पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू स्मॉल एन तो था ही ऊपर, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, इनकी जगह केवल हम एन रख देंगे कैपिटल एन। तो यानी इसकी वैल्यू भी रख देते हैं डब्ल्यू एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो ये आ जाएगा आपके पास पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू दिस। तो ये था आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड जो इसका है जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नाउ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में
उन्नयन। इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। यानी जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। जनरली हम बोलचाल में क्वथनांक के लिए क्या बोलते हैं कि जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लग जाता है तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ये तो जनरली था, लेकिन साइंस की भाषा में हम इसकी जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि वाष्प दाब का जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं इसके मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, देखिए क्या है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ये हमने इससे पहले वाले रिलेशन में भी पढ़ा कि वाष्प दाब के अवनमन में यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी हमने इसे पढ़ा। ठीक, तो जिसके परिणाम स्वरूप उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक में आई यह वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। ये बस हमने ध्यान रखना है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिले, इसका मतलब हो गया कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने रीज़न पता चल गया था कि क्यों होता है कम, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ जब मिलाते हैं तो उसके क्या होता है, उसके ऊपर वो उसकी एक लेयर बन जाती है, क्योंकि वो अवाष्पशील होता है यानी उसका वाष्प नहीं बन पाता है। नहीं बन पाने के कारण उसके जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसे सॉल्यूट के पार्टिकल क्या करते हैं, विलेय के पार्टिकल ढक देते हैं और उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। नहीं होने के कारण वाष्प दाब क्या है, उस सभी मॉलिक्यूल्स पर पूरी तरह से नहीं लग पाता है, कम लगता है, इसलिए वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, ये था। अब इसी कारण क्वथनांक में उन्नयन क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसके वाष्प दाब कम होगा, जितना कम वाष्प दाब पड़ेगा उतना उसको हीट मिलने में आसानी होगी। यानी वाष्प दाब कम होगा तो हीट ज़्यादा मिलेगी, हीट कम होती है। ठीक है, हीट भी कम होगी, वाष्प दाब के साथ साथ हीट कम होती है, यानी उसको एनर्जी कम मिलती है। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें हीट बढ़ानी पड़ती है। हीट बढ़ाने के लिए यानी उसका टेम्परेचर अपने आप ही इंक्रीज होने लग जाएगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर वो उबलने लग जाता है, यानी उसका वेपर प्रेशर जो है वो वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका क्वथनांक। यानी ऐसा करने से वाष्प दाब में जो कमी आती है, कमी के कारण उसके क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। यानी टेम्परेचर जैसे जो पहले 98 डिग्री पे अगर उबलता था तो वो अब 99 या 100 या 100 से अबोव मतलब बढ़ेगा। क्वथनांक में क्या होगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी, सीधे सीधे उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो इसको बढ़ने को ही हम उन्नयन बोलते हैं, एलिवेशन बोला जाता है। ठीक, सीधा सा क्या बोला हमने कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू अ सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय TF। कैसे, हमने कहा इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T0, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया T0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेन का क्वथनांक मान लीजिए T, तो एलिवेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है कि विलेन का क्वथनांक क्या हो गया है, बढ़ गया है, और शुद्ध विलायक का उससे थोड़ा कम था, तो ज़्यादा में से कम वाला घटाते हैं, यानी T माइनस टी है। सॉरी, मैंने अभी TF बोला था, F एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला है, तो इसे T भी पढ़ेंगे। और डेल्टा हमेशा आपको पता है ये किसके लिए लगता है, ये दो टेम्परेचर के बीच में अंतर को दिखाता है। ठीक है, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू T माइनस T0, वेयर डेल्टा TB इक्वल्स टू एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा इसके ग्राफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो लाइन खींची गई है ये ATM प्रेशर को दिखा रही है, यानी वायुमंडलीय दाब को। ये सॉल्वेंट है, AB का ग्राफ सॉल्वेंट को दिखा रहा है, और CD का ग्राफ दिखा रहा है आपका सॉल्यूशन को, जब इसमें सॉल्यूट मिला दिया गया है नॉन वोलेटाइल। ठीक, टेम्परेचर ये बढ़ रहा है, तो जब सॉल्वेंट पूरा एटमॉस्फेयर तक पहुंचा तो ये B पॉइंट पे था। ठीक है, और जब ये पहुंचा तो ये D पॉइंट पे था। लेकिन जहाँ पे वो B पॉइंट पे था तो वो कंडीशन इसके लिए कहाँ पे आ रही थी, इस पॉइंट पर आ रही थी।
यानी ये टेम्परेचर उस समय टी नॉट था जब ए बी एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ, प्रेशर के बराबर हुआ, और सी डी ग्राफ कब हुआ एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर, T1 पे। यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी इंक्रीजमेंट आ गई। तो ये इंक्रीजेज, ये जो इंक्रीज हुआ है इसी को हम डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये वेपर प्रेशर दिखाया गया था, ये टेम्परेचर था। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा और आगे। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एट टी नॉट, हमने कहा शुद्ध ताप टी नॉट पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर पी नॉट हो और विलयन का पी एस हो। ये पी नॉट हो गया प्योर के लिए और एस हो गया सॉल्यूशन के लिए, पी एस यानी सॉल्यूशन के लिए। ठीक, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, शुद्ध वाले में से सॉल्यूशन का घटा देंगे, यानी पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर यानी डेल्टा, क्योंकि बोथ आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि दोनों की दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड होगी। ठीक, दैट मीन्स द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या बोलता था कि जो वेपर प्रेशर में जो अंतर आता है यानी लोअरिंग होती है यानी अवनमन होता है, वो मोल प्रभाज के यानी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, यानी पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स बी के। और हमने एक चीज़ और देखी कि पी नॉट प्लस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डेल्टा टी बी के भी है, तो सीधे सीधे डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा। राउल्ट लॉ को हमने यहाँ पे अगर फॉलो किया तो एक्सपेरिमेंट यानी बाय एक्सपेरिमेंट हमें मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना है, ये यहाँ पर एक ट्रिक है। ठीक है, यानी क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। दैट मीन्स डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, और जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं बराबर लगाते हैं तो यह आ जाता है के बी इंटू एम, वेयर एम इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी मोललता, और के बी इज़ द मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट यानी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपके पास कई बार आता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आती है तो इसे देख लेते हैं। हमने कहा इफ़ एम इक्वल्स टू 1 देन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी, क्योंकि एम तो 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, दस द मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट्स एलिवेशन फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, यानी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक एक मोलल विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। ठीक है, ये तो था आपका सेकंड केस क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। अब आ जाते हैं इसी में थोड़ा सा और आगे डेरिवेट करते हैं इसको कि इफ़ हमें वी नो दैट द मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉलिड गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज़ अ मास ऑफ सॉल्वेंट। ए को हमने सॉल्वेंट माना है, बी को सॉलिड माना है, इसलिए ये बी है, ये ए है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, देन एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। वी नो दैट डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, दैट मीन्स तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी, तो के बी की जगह रहेगा और ये एम की जगह आ जाएगा ये पूरा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से अगर हम एम बी इधर ले जाएँ और डेल्टा टी बी इधर ले आए तो हो जाएगा एम बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, वेयर सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी यानी विलेय का दिया गया भार, एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट एम बी यानी विलेय का अणुभार, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट तो डब्ल्यू ए इक्वल्स टू विलायक का भार, और हमें निकालना है एम बी। ठीक, तो एम बी निकालने के लिए इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपके पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज़ अ एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, इसके बाद की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।